अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फैस अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का लेक्चर और सेकेंड ईयर के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 18 द एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंटिन्यू है। और आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 का, वो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो टॉपिक है एक्सरे स्पेक्ट्रा का। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरे की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज को स्टडी करेंगे और टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है उसको भी स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक्सरेज का कि एक्सरेज क्या हैं, और उनके इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि किसने डिस्कवर करी। सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि एक्सरेज डिस्कवर करी थी विलियम के रोएंटजेन ने, और इसी वजह से इनको रोएंटजेन रेज भी कहा जाता है। एक्चुअली ये जो एक्सरे का जो नाम है ना, एक्स कहते हैं अननोन को। तो जब ये रेज डिस्कवर करी थी विलियम के रोएंटजेन ने, तो काफ़ी टाइम तक क्योंकि वो अननोन थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ अननोन थी, तो इस वजह से उनको नाम दे दिया गया था एक्स रेज। बट अब काफ़ी सारी किताबों के अंदर इनको आर वेव्स या रोएंटजेन रेज भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है एक्स रेज की कि एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इससे ज़्यादा शॉर्ट जो है वो गैमा रेज हैं। बाकी ये है कि तमाम रेडिएशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें ये काफ़ी शॉर्ट वेवलेंथ रखती है, और वो है फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। यानी कि 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर इनकी रेंज है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि नैनो का मतलब आपको पता है 10 रेज टू द पावर -9। सो 0.1 10 रेज टू द पावर -9 मीटर से लेके 10 रेज टू द पावर -9 मीटर्स इसकी जो है वो रेंज है। और इसी शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से ये बात याद रखिए कि ये हाईली पेनेट्रेटिंग है। इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये पेनेट्रेट कर जाती है हमारी बॉडी से, जो कि हम लोग एक्सरेज करते हैं। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को आगे भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ये बात समझ लो कि प्रॉपर्टी ये जो एक्सरेज हैं कब प्रोड्यूस होती हैं। सो याद रखिए एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड इफ हैवियर एटम्स आर बम्बार्डेड बाय एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस से टकराते हैं तो नतीजे में उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो इस तरीके से आप ये बात समझ जाइए कि एक्सरेज प्रोड्यूस किस तरीके से होते हैं, जो कि आगे में प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं एक्सरेज की। शॉर्टर वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैंने आपको बताया इससे ज़्यादा शॉर्ट सिर्फ गैमा रेज हैं, बाकियों से ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ है। इनको प्रोड्यूस करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होता है, 1000 टू 10,000 वोल्ट चाहिए होते हैं टू प्रोड्यूस एक्स रेज। अच्छा, ये ह्यूमन स्केलेटन डिफेक्ट्स जो है उनको कैलकुलेट करने कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो हम एक्सरे कराते हैं उससे हमारे बोन्स के अंदर जो फ्रैक्चर्स वगैरह हैं उनको, मतलब कि ये इतनी हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, उनकी वेवलेंथ इतनी शॉर्ट होती है कि अगर हमारी बोन्स के दरमियान में इसमें कोई फ्रैक्चर ऐसा भी होता है ना, मामूली सा भी हमारी बोन्स के दरमियान में, तो ये उससे भी पेनिट्रेट कर जाती हैं, उससे भी पास आउट हो जाती हैं। तो इसके ज़रिए हम कैप्चर कर सकते हैं ह्यूमन स्केलेटन डिफेक्ट्स को। ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में और कोई इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी नहीं करती हैं। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एक्सरेज जो है वो उन पर कौन सा चार्ज है, तो याद रखिए एक्सरेज जो है वो न्यूट्रल हैं, उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद नहीं होता, वो ट्रैवल करती हैं इन स्ट्रेट लाइन, एंड दे आर केपेबल ऑफ ट्रैवलिंग इन द वैक्यूम, और वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो जाहिर सी बात है वैक्यूम से तो ट्रैवल कर ही सकती हैं। देख लेते हैं एक्सरेज प्रोड्यूस किस तरीके से होती हैं। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जिसके ज़रिए हम एक्सरेज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। क्या चीज़ है इसमें, जो है वो एक फिलामेंट मौजूद है जिसको हमने के से शो किया हुआ है। ठीक है, एक फिलामेंट नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पे किसी बैटरी के ज़रिए जुड़ा हुआ है, यानी कि जैसी फिलामेंट कोई ऐसा मटेरियल है कि जब इसमें से करंट पास होगा ना तो ये अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, और जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर ये मेटल सरफेस को हीटअप करेगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, प्रोड्यूस इन अ वैक्यूम चैम्बर। ये जो पूरा का पूरा चैम्बर बना हुआ है, ग्लास ट्यूब जो है ये एक्चुअली वैक्यूम है, इसमें कुछ भी फिल नहीं है। वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा दिए हैं, इसके अक्रॉस जो है वो वोल्टेज हमने ज़्यादा दिए हैं। ये हाई वोल्टेज सोर्स है दोनों के दरमियान में, यानी कि कैथोड और एनोड दोनों के दरमियान में। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलेटेड टुवर्ड्स अ मेटल बाय अप्लाइंग वेरी हाई वोल्टेज, वो तो मैंने आपको बता दिया। हाई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करें में, इस वजह से ये आ गई पॉजिटिव साइड, ये आ गई साइड यहाँ पर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स ने तेज़ी से इधर जाके एनोड से टकराना है। इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा हमारा ये फिलामेंट, और वो इलेक्ट्रॉन्स जाके इस एनोड से टकराएंगे क्योंकि एनोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो जब ज़्यादा वोल्टेज देंगे सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स का, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से जाकर टकराएंगे इस मेटल सरफेस से।
सही है। और फिर इसको हमने एक एंगल पे इसी वजह से बनाया हुआ है ताकि एक्सरेज अगर सामने ही बनाए थे तो एक्सरेज बिल्कुल सामने चली जाती, तो वो जाहिर सी बात है चीज़ों से गुजर के जाती हैं तो प्रॉब्लम होती। इसी वजह से इसको एक एंगल पर हमने बेंड किया हुआ है ताकि एक्सरेज जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस हों और इस तरीके से आगे जाएँ। तो एक्सरेज के प्रोडक्शन को हम बड़ी आसानी से पता भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो लाइट होती है उससे तो हमारा शेडो बनता है, पूरे हाथ का शेडो बनेगा अगर हम हाथ लाइट के सामने ले आएँ, बट जो शेडो बनता है विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज, उसमें सिर्फ हमारी हड्डियाँ ही नज़र आएंगी, क्योंकि हमारे गोश्त से तो आर पार चली जाती हैं एक्स रेज। तो ये वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जिसके ज़रिए हम एक्स रेज को प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद कोई ना कोई उसका स्पेक्ट्रा बनता है। तो देख लेते हैं, उसको प्लॉट कर लेते हैं उसके स्पेक्ट्रा को इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस में हम फोटोन की एनर्जी लिख रहे हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वाई एक्सिस के अंदर नंबर ऑफ एक्स रेज। तो कुछ इस किस्म का एक पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। देखो वैसे तो थ्रू आउट नज़र आ रहा है कि एक कंटिन्यूस पैटर्न नज़र आ रहा है, लेकिन अचानक से इस कंटिन्यूस पैटर्न में, समझ लो पूरा का पूरा कंटिन्यूस पैटर्न नज़र आ रहा है, लेकिन अचानक से इस कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है ना, ये जो लाइंस हैं ये एक अलग पार्ट है स्पेक्ट्रम का, और ये जो है ये एक अलग पार्ट है। ये कंटिन्यूस नज़र आ रहा है और ये हमें लाइन की सूरत में नज़र आ रहा है। तो ये जो कंटिन्यूसली नज़र आता है इसको ब्रैम-स्टार्लिंग स्पेक्ट्रा कहते हैं। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है, एक्चुअली वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है बट उसका नाम है ब्रैम-स्टार्लिंग स्पेक्ट्रा। और ये जो दोनों लाइंस नज़र आ रही हैं, दोनों पीक्स नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली जाहिर कर रही हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज को। यानी कि दो किस्म के स्पेक्ट्रा बनते हैं एक्स रेज के। एक तो होता है कंटिन्यूस जिसका नाम है ब्रैम-स्टार्लिंग, दूसरा बनता है लाइन जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि ब्रैम-स्टार्लिंग स्पेक्ट्रा कब बनता है और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा कब बनता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा या ब्रैम-स्टार्लिंग स्पेक्ट्रा तब होता है जब इलेक्ट्रॉन पास होता है किसी एटॉमिक न्यूक्लियस के करीब से। जब वो तमाम के तमाम, देखो बम्बार्टमेंट तो हम करा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स की टारगेट मेटल पे। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो जो है, मतलब यहाँ पर बात सर ये हो रही है कि जो इस फ्रीक्वेंसीज का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे, लेकिन वो डिपेंड नहीं करता टारगेट ऑफ जो मेटल है ना, उस जो भी टारगेट मेटल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर। तो एक बात याद रखनी है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा या ब्रैम-स्टार्लिंग स्पेक्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि वो मटेरियल जो होता है टारगेट का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही हैं, वोल्टेज पे। वजह क्या है मैं बताता हूँ। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस तब होता है जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं क्लोज टू द एटॉमिक न्यूक्लियस, जब वो एटॉमिक न्यूक्लियस से करीब से गुजरते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा एटॉमिक न्यूक्लियस से करीब से तो न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करेगा। अगर तो वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता तो वो क्लियरली अट्रैक्ट हो जाता न्यूक्लियस से और न्यूक्लियस से जाके टकरा जाता। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगा न्यूक्लियस, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज करेगा, बेंड होगा और स्लो डाउन हो जाएगा। और जब स्लो डाउन होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करेगा, और जो एनर्जी लॉस करता है ये करता है इन फॉर्म ऑफ फोटोन, और जो फोटोन है वो एक्स रे की फॉर्म में होती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो एक्स रेज को इमिट कर देता है। और जो मतलब इस प्रोसेस हम शो कर सकते हैं, एटम का कोई न्यूक्लियस आ गया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा तो एटम उसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो फास्ट मूविंग है तो थोड़ा सा बेंड होगा, स्लो डाउन होगा, एटम अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन स्लो डाउन होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको क्या करनी पड़ेगी, रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी को कुछ अमाउंट रिलीज़ कर देगा, जिसको अब मैं इस एनिमेशन के ज़रिए समझाता हूँ। ठीक है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आया, न्यूक्लियस से करीब से गुजरा और उसने नतीजे में एनर्जी को इमिट किया। ठीक है, आप इसको दोबारा से देखो, होगा क्या, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया और वो यहाँ पे पहुँचा न्यूक्लियस से करीब। अभी तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था और वो यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा होगा, यानी कि इसका जो पाथ है ना एक्चुअली होना चाहिए सीधा, लेकिन अभी क्या होगा, इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फास्ट मूविंग है तो थोड़ा सा अपने रास्ते को चेंज करके यहाँ कहीं पर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो डिफ्लेक्ट होगा, स्लो डाउन होगा, तो अपनी एनर्जी को गैमा रे की फॉर्म में इमिट करेगा, कुछ ऐसे। और यही जो गैमा रे इमिट होके गई है, यही असल में बनाती है ब्रैम-स्टार्लिंग स्पेक्ट्रा। और क्योंकि हमें पता है कि एटम का जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है वो क्योंकि एम्प्टी स्पेस होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे होंगे न्यूक्लियस के करीब से, वो लगातार एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होंगे। और जब लगातार एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होंगे तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा इन केस ऑफ स्लोइंग डाउन इलेक्ट्रॉन। और इसको ब्रैम-स्टार्लिंग स्पेक्ट्रा क्यों कहते हैं, एक्चुअली एक जर्मन वर्ड है ब्रैम
स्ट्रालंग। ब्रेम का मतलब होता है ब्रेकिंग या ब्रेक करना, रोकना। स्ट्रालंग कहते हैं रेडिएशन को। तो ब्रेम स्ट्रालंग का मतलब हो गया जो ब्रेक लगता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी वजह से जो वो रेडिएशन इमिट करता है उसे हम कहते हैं ब्रेम स्ट्रालंग, और उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे कहते हैं ब्रेम स्ट्रालंग स्पेक्ट्रा। ठीक है, एक मरतबा और देख लो कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जाना सीधा था, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा बेंड होगा, बेंड होकर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा और नतीजे में एक्सरे इमिट हो जाएगी उस तरफ, जो कि ब्रेम स्ट्रालंग स्पेक्ट्रा बनाती है। सेकंड जो है वो करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा कहलाता है। प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा टेक्स प्लेस, जैसे कि मैं समझाता हूँ आप लोगों को, जब एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करता है एक इलेक्ट्रॉन पे, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है फास्ट मूविंग वो एटम के ही किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, फॉर एग्जांपल के शेल से, तो यकीनन एक वैकेंसी बन जाएगी उसी शेल के अंदर। ये वैकेंसी फिल होगी किसी इलेक्ट्रॉन से जो कि के शेल से ऊपर वाले कुछ होगा, एल शेल से आ सकता है, एम शेल से आ सकता है, और जब वो आएगा तो यकीनन उसको हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा, और वही जो एनर्जी रिलीज़ होती है एक फोटोन की सूरत में होती है, और वो फोटोन एक्स रे की फॉर्म में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है सिर्फ वन शेल और एक्स रे इमिट करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टू वाई शेल, तो एक्स रे जो है वो वाई अल्फा कहलाएंगे। ये बात मैं अभी और समझा दूंगा आपको, बहरहाल फिलहाल जनरल टर्म समझ लो कि वो जो है कहलाता है वाई अल्फा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जंप करता है टू शेल्स तो फिर वो वाई अल्फा नहीं कहलाता, वो कहलाता है वाई बीटा, और वाई कुछ भी हो सकता है, के शेल हो सकता है, एल शेल हो सकता है, एम शेल। ये बात मैं आपको अभी समझाता हूँ इस एग्जाम्पल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये वही स्ट्रक्चर है एक एटम का, और इस मरतबा एक इलेक्ट्रॉन जाके इलेक्ट्रॉन से ही टकराता है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करता हुआ आया और इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। टकराने के बाद ये इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो आज जो आके टकराया वो डिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, लेकिन नतीजे में ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इसको इसकी जगह से इजेक्ट कर देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट हो जाएगा ये इस तरफ चला जाएगा, ये बाहर चला गया। जैसे ही बाहर जाएगा तो के शेल के अंदर एक वैकेंसी बनेगी, एक वैकेंसी बन गई के शेल के अंदर, जिसको कौन फिल करेगा? कोई एल शेल वाला फिल कर रहा है। फॉर एग्जांपल एल शेल वाला क्या कर रहा है, उसने रेडिएशन को एमिट करी जो कि एक्सरे की फॉर्म में है, और क्योंकि ये एल से ही यानी कि नेक्स्ट एनर्जी लेवल से ही जंप कर रहा है, तो ये जो रेडिएशन है ये कहलाएगी के अल्फा। अगर इसी वैकेंसी को फिल करता कोई एम शेल वाला यानी कि उसके दूसरे शेल वाला, नेक्स्ट तो के का एल है ना, अगर उसके भी नेक्स्ट करता तो वो कहलाता के बीटा। ठीक है ना, फिलहाल क्योंकि नेक्स्ट वाला ही कर रहा है तो वो कहलाएगा के अल्फा। और के क्यों लिख रहे हैं हम, के इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि जंप हो रहा है के में। अल्फा का मतलब उसके नेक्स्ट से, और बीटा का मतलब उसके नेक्स्ट से नेक्स्ट से, यानी कि एम शेल से जंप करता। अच्छा, फिलहाल वो उसने गैमा एक्सरे को इमिट करा, इमिट करने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ से जंप कर जाएगा के शेल में अपेयर हो जाएगा। अब फिर ये वैकेंसी आ गई है एल शेल के अंदर, लेकिन ये जो रेडिएशन इमिट हुई थी ये लगातार तो नहीं होगी, ये होगी इन फॉर्म ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये 1 बाय 1 होगी, कंटिन्यूस ऐसा काम नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट हो रही है तो लगातार तो इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से करीब से गुजर रहे होंगे, बट वो इलेक्ट्रॉन लगातार किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से टकराएं ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा होगा तो लाइन के फॉर्म में यानी कि एक डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर ही एनर्जी इमिट होगी। इस वजह से जो करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा बनता है वो एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है ना। अच्छा, करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डिपेंड करता है एटम के ऊपर। जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक मास कितना है, क्योंकि डिपेंड ये करता है ना कि जितना एटम का रेडियस कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो फिर मामला अलग होंगे, एनर्जी का जो अमाउंट होगा वो अलग होगा। जो न्यूक्लियाई करीब हैं तो फिर एनर्जी का अमाउंट अलग होगा, दूर हैं तो अलग होगा। इस वजह से इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। सो दैट्स इट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।